नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज फिर एक विवाह संबंधित बहुत ही उपयोगी विषय आदरणीय उत्तरा दीदी हमें उसमें मार्गदर्शन करेंगी। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। विवाह की श्रृंखला में हमारा विवाह और तलाक ये शायद अंतिम, इसके बाद हम संत पक्ष ले लें थोड़ा सा, क्योंकि ये सारी सीरीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। विवाह और तलाक, यदि विवाह होता है और आजकल जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि शादी भी बड़े शौक से की जाती है और बड़ी धूमधाम से होती है, और फिर उसके बाद उनमें अनबन हो जाती है और वो अलग अलग हो जाते हैं। ये भी बड़ी जल्दीबाजी से होता है, क्योंकि अभी हमारे विवाह के मानदंड भी बदल गए हैं। विवाह केवल प्रेम और भावनाओं का ही क्षेत्र नहीं है, इसका संबंध हमारे जीवन के हर क्षेत्र से, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यवहार, व्यवसायिक। और जो सुखद जिनका वैवाहिक जीवन रहता है वो दीर्घायु भी होते हैं, संतुष्ट भी होते हैं और उनका जीवन सफल भी रहता है। लेकिन और सृष्टि की प्रक्रिया में वो मदद भी करते हैं, क्योंकि सृष्टि को आगे बढ़ाना भी विवाह का एक प्रमुख कार्य माना गया है। लेकिन जो असंतुष्ट वैवाहिक जीवन होता है वो दुखद स्थितियां पैदा करता है और तलाक की तरफ या अलगाव की तरफ ले जाता है। एक तरह से विवाह और तलाक ये दोनों जो हैं वैवाहिक जीवन के दो पहलू हैं। एक में सुखद स्थिति आती है और एक में अत्यंत दुखद स्थिति आती है। विवाह जीवन को सार्थक बनाता है और तलाक या अलगाव के बाद व्यक्ति को लगने लगता है कि मेरी तो जिंदगी बेकार है, अब मैं कई लोग तो ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अब मैं क्या करूंगा। वो एक गाना आता है ना, अब जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया, पुराना गाना है एक। तो ऐसी परिस्थितियां कईयों की हो जाती हैं आजकल। अब हम ये देखते हैं कि इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कि विवाह होने के योग कुंडली में कब बनते हैं और विवाह है भी या नहीं, एक थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। अब चूंकि आजकल वर्तमान समय में लड़कियां भी बिल्कुल उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं, अपने कैरियर के प्रति सतर्क रहती हैं, उसको बनाना चाहती हैं, और विवाह की आयु में इसी कारण से बढ़ोतरी हो गई है। एक जमाने में 13-14 साल की उम्र में विवाह हो जाते थे, उसके बाद जो है 17-18 आई, फिर 20-22 उम्र आई, और फिर उसके बाद जो है 25, अब आजकल 25 से 30 के बीच में जो है विवाह की संभावनाएं बन रही है, ऐसा हो रहा है। तो एक चीज और आई है, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार जो है, एक तो आत्मनिर्भरता बढ़ गई है स्त्री पुरुष दोनों की, और समर्पण की जो भावना रहती थी पहले विवाह में, एक दूसरे के प्रति समर्पण, मैं केवल स्त्री के समर्पण की बात नहीं कर रही, पुरुष के भी एक दूसरे के प्रति समर्पण की जो भावना रहती थी वो पहले से बहुत कम हो गई है, स्वार्थ बहुत बढ़ गया है। तो इस कारण भी हमारे परिवारों में थोड़ी सी विषमता आ गई है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कुंडली में विवाह के योग हैं भी या नहीं, मतलब विवाह होगा भी कि नहीं, क्योंकि जब तक विवाह नहीं होगा तब तक तलाक नहीं होगा, है ना। तो कृष्णमूर्ति जी के कुछ नियम है, सरल नियम मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। एक दो कमेंट्स हमें मिले हैं कि आप बताते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन हमें कृष्णमूर्ति जी का समझ नहीं आता तो मैं उनको थोड़ा सा सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी कि हम लोग वैदिक में भी सप्तम भाव ही देखते हैं विवाह के लिए, लेकिन क्योंकि दो व्यक्तियों का एक तरह से आजीवन की पार्टनरशिप होती है, सप्तम भाव को हम पार्टनर का भी कहते हैं, क्योंकि यदि हम कोई व्यवसायिक पार्टनरशिप करने जाते हैं तो उसमें भी हमारे सप्तम भाव ही देखते हैं। तो ये जो है वैवाहिक जीवन सप्तम भाव से देखते हैं, और लेकिन इसके साथ दो भाव और भी सहायक भाव होते हैं, उसमें है दूसरा भाव, सेकेंड हाउस, जो हमारा कुटुंब स्थान है, हमारे परिवार में किसी सदस्य की बढ़ोतरी होती है, इसलिए हम सेकेंड हाउस भी देखते हैं। और इसके अलावा परिवार की सहमति भी होती है। और 11वां भाव और देखते हैं जो हमारी मनोकामना पूर्ति का भाव है, कि भाई विवाह हो गया, विवाह की इच्छा है वो उसकी पूर्ति हो गई, स्थायी जीवन साथी की प्राप्ति हो गई, ये मनोकामना है। और स्थायी मित्रता का भी भाव है 11वां भाव, कि पति पत्नी का जब विवाह होता है लड़के और लड़की का, कि तो उनकी स्थायी मित्रता स्थापित होती है, तो इसलिए भी एकादश भाव को हम देखते हैं।
जिसमें दोनों पति पत्नी एक दूसरे का साथ निभाने के लिए तत्पर रहते हैं। और यदि प्रेम विवाह, जो कि वर्तमान समय में आजकल बहुत ज्यादा होने लग गया है, तो हम पंचम भाव को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव जो है हमारे एक दूसरे की शादी से पूर्व की मित्रता दर्शाता है। तो हम पंचम भाव को लेंगे। अगर इसमें परिवार की सहमति नहीं होती है, कई बार ऐसे लव मैरिजेस होती हैं जिनमें परिवार नहीं ठीक समझता, तो वो शामिल ही नहीं होते हैं परिवार के लोग, लड़का लड़की दोनों ही जाकर कोर्ट में या मंदिर में या कहीं भी शादी कर लेते हैं, तो उसमें फिर सेकंड हाउस नहीं जुड़ता। ये चीज हम देख लेते हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि कृष्णमूर्ति पद्धति के द्वारा, ये तो हमने सिंपल नियम आपको बता दिए कि कृष्णमूर्ति जी इससे थोड़ा सा और आगे बढ़कर क्या कहते हैं कि प्रॉमिस के लिए वो क्या कहते हैं कि प्रॉमिस विवाह के योग कुंडली में है भी या नहीं। तो इसके लिए वो सप्तम भाव की जो अंश रहते हैं, डिग्री, कितने डिग्री कितने मिनट और कितने सेकंड्स पर सप्तम भाव का कसप आया है, लग्न से सातवां है, वहां पर जो उसका सब लॉर्ड होता है, उप स्वामी जो होता है, उसको देखते हैं, उसको उठा लेते हैं उस ग्रह को। और वो ग्रह यदि दूसरे भाव, सातवें भाव या 11वें भाव, इन तीनों में से किसी भी एक भाव या दो भाव या तीनों भाव से कनेक्टेड रहता है, उनका कारक रहता है, उनका फल देने में सक्षम रहता है या जुड़ा रहता है उन भावों से, तो आप समझ लीजिए कि शादी पक्की है, विवाह अवश्य होगा। और यदि यही सब लॉर्ड जो है उप स्वामी इसको कहते हैं, तो यदि किसी इन भावों में से किसी भी भाव का सूचक नहीं है, मतलब ना सेकेंड हाउस से किसी तरह से कनेक्टेड है, ना सेवेंथ हाउस से और ना 11th हाउस से, उसके विपरीत वो छठे भाव से या 12वें भाव से कनेक्टेड है या 10वें भाव से, तो आप समझ लीजिए कि विवाह लगभग असंभव है और नहीं तो अत्यंत ही कठिन है। कभी कभी जो ऐसा होता है कि जो सप्तम भाव का नक्षत्र स्वामी होता है, यदि वो बहुत ही फेवरेबल होता है तो वो भी विवाह करवा देता है। इसके अतिरिक्त एक और चीज हमें देखते हैं कि व्यक्ति की, जिसका विवाह, वो जो विवाह के योग्य है, उसकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब लॉर्ड या प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन अगर उसकी दशा अंतरदशा पूरी पूरी दूसरे, 7वें और 11वें भाव से जुड़ी हुई है, तो आप समझ लीजिए विवाह हो जाता है। और ग्रह दशाएं यदि छठे भाव, 10वें भाव और 12वें भाव से ना जुड़ी हुई हो, तो गृहस्थ जीवन चलता रहता है। छठा भाव और 10वां भाव हम यदि दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं, तो उसमें सर्विस के योग भी आ जाते हैं। 2, 6 और 10 ये नौकरी का भी योग बताते हैं। तो कभी कभी नौकरी के कारण जीवन साथी को, पति या पत्नी को अलग अलग भी रहना पड़ता है, लेकिन वो उनकी परिस्थितियां और समझौता होता है ना। छठा और 12वां भाव यदि दिखता है एक साथ, तो समझिए कि उनको अलग अलग ही रहना पड़ता है या उनमें बनती नहीं है ना। अब ये हो गया कि बात पक्की हो गई, तो अगला प्रश्न वही आता है कि कब होगी। तो हमने जैसा कि आपको पहले बताया कि महादशा देखें और अंतरदशाएं देखें। जब भी महादशा स्वामी और या अंतरदशा स्वामी विवाह के जो हमने कारक ग्रह बताए 2, 7 और 11, जो उनकी उचित विवाहोचित आयु में जब दशा अंतरदशा आएगी ग्रहों से जुड़े हुए ग्रहों की, तो उस समय विवाह अवश्य ही हो जाएगा। और आगे आने वाली दशाएं जो हैं, यदि 7वें भाव से जुड़ी हुई हैं, 11वें भाव से जुड़ी हुई हैं, तो उनका वैवाहिक जीवन जो है सुखद रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 7वां भाव भी जुड़ता है लेकिन छठा भाव भी जुड़ता है, तो उस समय जो स्थिति आती है, या 10वां भाव भी जुड़ जाता है कभी कभी, तो उस समय जो होती है बातचीत पक्की होने में या विवाह होने में कुछ ना कुछ बाधा खड़ी होती है। कभी अगर 12वां भाव जुड़ता है तो जो व्यक्ति खुद होता है, जिसकी कुंडली हम देखते हैं, वो ना करता रहता है किसी ना किसी कारण। अगर छठा भाव जुड़ता है तो जिसके साथ विवाह होने वाला है वो देरी करता है, या वो डिसीजन नहीं ले पाता, या वो ना करता है। इसके साथ साथ हमें कुंडली में विवाह के लिए शनि की स्थिति भी अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि शनि जो है इन भावों पर दृष्टि डाले तो देरी कराता है, विशेष रूप से अगर वो सप्तम भाव का स्वामी नहीं है। जैसे पंचम भाव में शनि बैठता है तो वो 7वें भाव को तीसरी दृष्टि से, 11वें भाव को 7वीं दृष्टि से और सेकंड हाउस को 10वीं दृष्टि से देखता है। तीनों भावों पर वो दृष्टि डालता है। अगर वो सप्तम भाव का स्वामी है तो वो सही समय पर विवाह करवा देगा, और शुक्र भी यदि उसके साथ है। लेकिन अगर वो सप्तम भाव का स्वामी नहीं है तो विवाह में व्यर्थ की देरी करवाता रहेगा, लेट मैरिज हो जाएगी। ये चीज एक शनि के विषय में
हमें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम विवाह विषय किसी की समस्या का समाधान करना है। और अब आती है आगे, विवाह हो गया तो आगे ये बात आती है कि अब विवाह हो तो गया, लेकिन विवाह टिक भी पाएगा या नहीं, या चलेगा कि नहीं आगे दीर्घकालीन। तो उसके लिए जो है दोनों की दशाएं और महादशाएं देखनी होती हैं। अंतरदशाएं तो चलो थोड़े समय के लिए तात्कालिक अलगाव पैदा करती हैं, लेकिन महादशाएं हमें अवश्य देखनी चाहिए, दशाएं अंतरदशाएं, कि वे किन किन भावों से जुड़ी हुई हैं। यदि वे चौथे भाव, छठे भाव, 12वें भाव और 10वें भाव, 6-12 तो हो ही गए। चौथा भाव इसलिए हमने लिया है कि वो 5वें भाव का नेगेटिव हाउस है ना। तो एक तो आपसी प्रेम खत्म करता है, एक संतान पक्ष में भी क्षीणता लाता है, दोनों चीजें हो गई। और 10वां भाव जहां सर्विस का है, वहीं 11वें भाव का नेगेटिव हाउस भी है, उसका नकार 12वां भाव हो गया तो उसका व्यय करवाता है। तो चौथा और 10वां भाव इस दृष्टि से देखते हैं, और छठा और 12वां तो मतभेद ही बढ़ाता है, आपस में एक दूसरे की बनती नहीं है, उनकी सोच अलग अलग होती है, तो एक दूसरे से उनका जो लगाव रहता है वो खत्म सा हो जाता है। तो इसीलिए अगर इन ग्रहों से जुड़ी हुई दशाएं, विशेष रूप से महादशाएं अगर चलती हैं, तो वैवाहिक जीवन जो है बहुत ही कठिन हो जाता है, उनके मतभेद चलते रहते हैं, या वो एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं, कभी पत्नी छोड़कर चली जाती है घर, कभी पति भी छोड़कर जा सकता है घर, और दूर दूर रहने लग जाते हैं। अगर वास्तव में अंतरदशा कोई वापस फेवरेबल आती है, तो 2-7-11 से जो जुड़ी हुई दशा है, तो उसमें वो वापस उनका मिलन हो जाता है, मतभेद भुलाकर वो साथ साथ रहने लगते हैं, और या फिर लड़ाई झगड़ा करके अलग रहते हैं यदि विपरीत दशाएं आती हैं। और अगर लंबे समय तक ये अलग अलग रहते हैं, नहीं साथ होते, तो फिर तलाक की स्थिति बन ही जाती है। 2-3 साल यदि साथ नहीं रह पाए और उनके मतभेद दूर नहीं हो पाए, तो तलाक की स्थिति बनती है। एक चीज और हम देखते हैं कि सूर्य और मंगल जैसे जो उग्र ग्रह होते हैं, मेल प्लैनेट्स भी हैं और एग्रेसिव प्लैनेट्स भी हैं, वो लग्न और सप्तम पर यदि होते हैं, तो जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं कभी कभी, मतलब दोनों को उग्र बना देते हैं, क्योंकि दृष्टि भी रहती है। अगर लग्न पे है तो सप्तम भाव पर दृष्टि है, और अगर सप्तम पे है तो लग्न पर दृष्टि है, तो दोनों आग में घी डालने का काम करते हैं। दोनों कोई किसी की नहीं सुनना चाहते, दोनों अपने आप को सही मानते हैं, और इसीलिए ये इनका मतभेद बढ़ता जाता है। और छठा और 12वां भाव यदि उस समय ऑपरेट होता है, उनके सूचक ग्रहों की दशा अंतरदशाएं चलती हैं, तो वो अलग हो जाते हैं। और एक चीज और है कि जो हमारे शुभ ग्रह मानते हैं, जो हम जिन ग्रहों को गुरु और शुक्र, जो हमारे वैवाहिक जीवन के प्रमुख कारक भी माने गए हैं वैदिक में भी और हर दृष्टि से भी, और शुभ भी माने गए हैं, तो उनकी अगर कुंडली में स्थिति अच्छी रहती है, वेल पॉजिटेड रहते हैं, 11वें रह गए, केंद्र में रह गए, छठे 12वें ना गए कम से कम, तो उनका वैवाहिक जीवन फिर भी चलता रहता है। लेकिन अगर इनकी स्थिति, इन दोनों ग्रहों की स्थिति भी कुंडली में गड़बड़ हो जाती है, और बहुत कुंडलियां देखी, छठे भाव का शुक्र या 12वें भाव का शुक्र तो चलो फिर भी हम मानते हैं थोड़ा बहुत चलता है, छठे भाव का शुक्र तो वैवाहिक जीवन को दुखद बनाता है, अच्छी स्थिति नहीं देता है। तो अगर छठे और 12वें भाव कनेक्ट हो जाए तो समझ लीजिए कि तलाक होके रहेगा। अब इसी संदर्भ में हम एक कुंडली देख ले रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है, ये जो महिला हैं जिनकी हम कुंडली आपको बता रहे हैं, ये महिला 30 जुलाई 1980 का जन्म है, 4:55 इनका जन्म समय है, आगरा। कर्क लग्न की कुंडली है ये, और कर्क लग्न पे देख लीजिए इनके सूर्य लग्न पर है और राहु भी लग्न पर है, बहुत ही डोमिनेटिंग किस्म की। एक चीज और इसमें खासियत है, इसमें हम चर्चा फिर कभी करेंगे कि लग्नेश चंद्रमा अगर अष्टम में जाता है तो वो क्या क्या दुष्प्रभाव देता है, इस पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन लग्नेश चंद्रमा मन का कारक है, और वो अष्टम में जाता है तो मन को बहुत ही व्यथित बनाता है, नेगेटिव सोच देता है, नकारात्मक सोच, हर चीज पर शक करने की आदत देता है, ये उसका बहुत ज्यादा। और फिर अगर राहु केतु लग्न सप्तम में होते हैं तो ये भी मतलब बहुत ही, राहु विशेष रूप से अगर लग्न पे है तो स्कीमिंग माइंड दे देता है, दिमाग में तरह तरह की योजनाएं, विचार, पता नहीं क्या क्या चलते रहते हैं, और सूर्य तो डोमिनेटिंग बना ही रहा है। ये चीज जो आ रही है, तो ये सबसे पहले तो इस कुंडली में ये परेशानी आई।
कि सूर्य लग्न पर है, उग्र ग्रह, चंद्रमा अष्टम में चला गया, और सप्तमेश जो है वो शनि, खैर वो तीसरे भाव में है, मंगल से काफी दूर है 17 डिग्री, लेकिन इनकी क्या हो, इनके लिए मैं, और शुक्र जो है देखिए 12वें भाव में चला गया, 1 डिग्री का है शुक्र, इनका लग्न भी अधिक डिग्री का नहीं है, 2 डिग्री का ही है लग्न, और शुक्र जो है वो मंगल के नक्षत्र में है, 1 डिग्री का है, मंगल के नक्षत्र में है, पंचमेश और दशमेश है। इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि इनकी पहली शादी गुरु की महादशा में चंद्रमा के अंतर में शायद हुई है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, और उस समय ये शादी के कुछ महीने ही अपने पति के साथ रह पाई, हालांकि वो फॉरेन में थे, लेकिन फिर भी ये नहीं रह पाई, असंतुष्ट थी, और 2-3 महीने के अंदर अंदर छोड़कर आ गई अपना पति का घर, और फिर इन्होंने बाद में काफी दिनों तक इनके तलाक वगैरह के चलते रहे। गुरु की दशा में ये सब हुआ है। अब गुरु देख लीजिए, आप 6ठे भाव का स्वामी है, हालांकि वो धन भाव में बैठा हुआ है, शुक्र के नक्षत्र में है, लेकिन शुक्र 12वें भाव में है, चला गया, ठीक है। तो काफी दिन फिर तलाक हुई, फिर इनकी शायद किसी से दोस्ती हो गई, ये सर्विस कर रही थी, सर्विस अच्छी रही इनकी, गुरु की महादशा में कैरियर ठीक था, सर्विस कर रही थी, वहां इनकी किसी से दोस्ती हो गई, और करीब शनि की महादशा में शनि का अंतर 2006 से 2009 तक चला था, 3 साल का रहता है, इसमें फिर इनकी पुनः शादी हुई, जो इन्होंने खुद करी, इंटरकास्ट, और करीब करीब इसके बाद इनके एक बच्ची भी हुई, लेकिन ये जीवन में संतुष्ट कभी नहीं रही, जब भी उनके बारे में सुनते थे उनके आपस में मतभेद ही दिखाई दे रहे थे। अब शनि देख लीजिए, शनि भी यहाँ पर एक तो सूर्य के नक्षत्र का है, मतलब कि वही उग्र लग्न से जुड़ गया है, उसके बाद जो है शनि खुद 7वें और 8वें भाव का भी स्वामी है, पंचम भाव को देखता है, नवम भाव को देखता है, और इधर जो है यहाँ शुक्र को और बुध को भी देख रहा है। तो शनि में भी ये करीब करीब आप मान लीजिए कि 7-8 साल ये लोग जिस तरह जैसे तैसे करके निभाया इन्होंने अपने जीवन को, पारिवारिक जीवन को, लड़ते झगड़ते, जब हम सुनते थे शिकायतें ही सुनते थे, और उसके बाद ये 17 या 18 2017 या 2018 से ये अपने पति का घर छोड़ के चली गई हैं, और तब से नहीं आई है, बातचीत भी नहीं, बातचीत होती है, लड़ाई झगड़ा ही होता है, बातचीत भी होती है, तो और अलग रह रही हैं, अपने पियर ही रह रही हैं, मायके रह रही हैं, और कंप्रोमाइजिंग की कोई सिचुएशन नहीं है। अब आप बुध को देख लीजिए, आगे आने वाली दिशा 25 के बाद बुध खुद 12 में बैठा हुआ है, बुध गुरु के ही नक्षत्र में, और गुरु 6ठे भाव का स्वामी, तो मुझे डाउट है कि इनका आगे चल के कोई सुलह होने की संभावना या पारिवारिक जीवन सुखद होने की संभावना दिखाई देती है। इसके पीछे इनका नेचर भी कुछ हद तक जिम्मेदार है कि अपने आप को हमेशा हम सही माने, पढ़ी लिखी, बहुत क्वालिफाइड, देखने में बहुत खूबसूरत, सब कुछ, कोई कमी नहीं है, लेकिन पारिवारिक जीवन अत्यंत दुखद है। और मैं क्या बताऊं आगे, ये तो मैंने मोटा मोटा ही बताया है, सब लौट तो देखने की कोशिश नहीं की, वरना और भी बारीकियां निकल जाएंगी। एक बार फिर अद्भुत, बहुत ही बढ़िया, पूरी जानकारी से भरा हुआ, पूरी, जैसे कहते हैं आप पूरा लबालब भर देते हैं कि कुछ भी बचता नहीं है, शानदार वीडियो जिसे कहना चाहिए। हाँ, ये वैसे मेरे को कईयों ने बोला है, फोन आते हैं कईयों के, तो वो यही कहते हैं कि मैडम आप कुछ छुपाते नहीं हो, सब बता देते हो। है कि छुपाने से तो लोग अपने साथ ले जाएंगे फिर उसको, वो तो फिर ज्ञान पता ही नहीं लगेगा ना, आप लोग कितना ग्रहण करते हो ये आपकी स्मरण शक्ति पर निर्भर करता है, हम तो आपको सब कुछ बता रहे हैं, तो ये बाकी आप ग्रहण करो। बहुत ही शानदार वीडियो जिसे कहना चाहिए, पूरा ज्ञान से भरा हुआ। और थैंक यू सो मच। हाँ, इस बहुत शानदार वीडियो के लिए फिर से हृदय से धन्यवाद। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे है। हम बड़ी जल्दी ही एक बेसिक कोर्स का एक शुरुआत कर रहे हैं, तो जो लोग इच्छुक हैं वो मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर आप चैनल से ले सकते हैं। इसके साथ ही जी, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।